नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक एक्सप्लेनर में आज हम एक बार फिर बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के जो दो फॉर्मर स्पोक्सपर्सन, पूर्व प्रवक्ताओं ने जो बयान दिया, उससे लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद किस तरह से आगे बढ़ रहा है और उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के लिए कैसी मुश्किलें पैदा हुई हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पर भी गौर करेंगे कि जो बीजेपी का लीडरशिप है या आज केंद्र सरकार का जो नेतृत्व है, वह इस मुश्किल से निपटने की के लिए क्या स्ट्रेटजीज उसने अपनाई है, क्या तरीके उसने, जिन तरीकों पर वह अमल कर रहा है। अगर हम आज की ही घटना का पर ध्यान दें, हालांकि एफआईआर तो कल ही दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बारे में आज सूचना आई। पहले जो जो पहली खबरें आई, पहली सुर्खियां आई, उसमें कहा गया कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे और जिन दोनों के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। किन धाराओं में किया गया, यह तो उन्हें जो एफआईआर दी गई होगी उसमें बताया गया होगा, लेकिन मीडिया में जितनी बातें आई हैं उसमें यही बताया गया है कि दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप में उन पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन उसके साथ ही अब जो खबरें आई हैं कि बहुत कई ऐसे लोग जो जिनसे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक तबका काफ़ी नाराज रहता है, चिढ़ता है, वह उन लोगों को भी इसी मामले में अभियुक्त बनाया गया है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, सबा नकवी हैं और कुछ और नाम हैं, जिनके ऊपर भी यह चार्ज लगाया गया है कि इन लोगों ने धार्मिक आधार पर भावनाओं को चोट पहुंचाई है, समाज में विद्वेष पैदा करने की कोशिश की है और इसी तरह एक आरोप, कई तरह के आरोप उसमें जो हम लोगों को मीडिया से पता चला है उसके हिसाब से उसमें लगाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर्स के एक थ्रेड में बताया है कि उनके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज किया है, किस बयान के लिए, जो वो बयान उन्होंने कब और कहाँ दिया, इसका कोई जिक्र उन्हें जो एफआईआर की कॉपी दी गई है उसमें नहीं है। और इस आधार पर उन्होंने कहा है कि यह सरकार का बोथ साइडिज्म, यानी दोनों पक्ष को दोषी ठहराने का जो एक तरीका होता है कि तुम भी गलत हो तो वो भी गलत है, इस तरीके के तहत एक संतुलन बनाने की कोशिश में ये मामला दर्ज किया गया है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि यह जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की स्ट्रेटजी है, जिसके तहत वो अभी जो माहौल बना है, खासकर मुस्लिम देशों में, जिसके बारे में 15 से 20 देश अपनी नाराजगी जता चुके हैं, और उन देशों को में जो जनमत में जो नाराजगी हुई और उसकी वजह से वहाँ की सरकारों ने जो प्रतिक्रिया दी, उसे संभालने के लिए भारत की सरकार ने जो कोशिशें की, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं वो जो नाराज हुए, उन दोनों उनको फिर कैसे उनकी नाराजगी को संभाला जाए, ये दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। और उसकी एक मिसाल यह जो एफआईआर दर्ज की गई है वो है। एक दूसरी घटना पर जिक्र करें, एक दूसरी घटना पर ध्यान दें। ईरान के विदेश मंत्री कल भारत में थे। कल उनका यहाँ काफ़ी स्वागत हुआ। आमतौर पर जो विदेश मंत्री आते हैं अलग अलग देशों के, वो विदेश मंत्री के स्तर पर बातचीत करते हैं, आधिकारिक स्तर पर बातचीत करते हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री को मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने समय दिया, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। हाल के समय में, खासकर जब से यूक्रेन युद्ध के बाद भारत एक सेंटर रहा है जहां दुनिया भर के नेताओं का दौरा हुआ है, इसके बीच में
जिन 2 विदेश मंत्रियों को प्राइम मिनिस्टर ने टाइम दिया है, उनमें एक रूस के विदेश मंत्री थे और अब उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को टाइम दिया। यह एक इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ईरान और रूस दोनों ऐसे देश हैं जिनसे पश्चिमी देश काफ़ी खफा हैं, जिनसे पश्चिमी देशों के संबंध खराब हैं और वैसे मौक़ों पर को नई दिल्ली में खास महत्व मिलने का एक अर्थ यह भी है कि भारत सरकार ने अपने सहयोगी, जिनको भारत सरकार अपना सहयोगी देश मानती है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, उनको नाराज करने का जोखिम उठाया है। खैर, यह तो एक अभी जो दुनिया भर में एक उथल-पुथल सी स्थिति है और उसके बीच में अलग-अलग तरह की डिप्लोमेसी हो रही है, उसके बीच एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री जब कल आए, उनकी यहाँ पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोवाल, उनके साथ भी बातचीत हुई। बाद में भारत और ईरान दोनों की तरफ से इस यहाँ जो बातचीत हुई, उसके बारे में अलग-अलग बयानों में जानकारी दी गई। भारत का जो बयान था, उसमें पैगंबर मोहम्मद के अपमान से उठे विवाद का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि ईरान की तरफ से जो बयान फ़ारसी भाषा में जारी किया गया, उसमें यह बात ईरान के विदेश मंत्री ने कही कि अजित डोवाल के साथ बातचीत में उन्हें आश्वस्त किया गया कि भारत सरकार उन बयानों से सहमत नहीं है, बल्कि वो उन वैसे बयानों को वो रिजेक्ट करती है और जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है, एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री को यह कहना कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज होना, इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जा सकता है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि वो जैसे ही वो दिल्ली आए, तब से जितने अधिकारियों और नेताओं से उनकी बातचीत हुई, उनसे बातचीत करके वो संतुष्ट हुए कि भारत की सरकार उन बयानों से सहमत नहीं है, वह उन बयानों को अस्वीकार करती है। अब यह बात फ़ारसी भाषा में जो बयान जारी हुआ, जाहिर है उसका लक्ष्य ईरान का जो जनमत है उसके लिए है। ईरान के जनमत में भी जो खबरें हैं, इन बयानों को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी, तो ईरान के विदेश मंत्री ने अपने जनमत को संबोधित करते हुए एक बयान दिया। भारत की सरकार ने जो बयान दिया, उसमें इन बातों का जिक्र नहीं था, तो भारत की सरकार ने अपने जनमत को ध्यान में रखकर एक बयान तैयार किया। इस बात के भीतर जो चीज़ें छुपी हुई हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या छुपा हुआ है? छुपा हुआ यह है कि जो विश्व जनमत है, या कम से कम जो मुस्लिम देशों का जो जनमत है, भारत सरकार उसकी चिंता कर रही है और उनकी भावनाओं पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह नहीं चाहती है कि उसका यह रुख उनके समर्थक, इस देश में जो बहुत बड़ा तबका है, जो अनेक सालों में इसलिए इस आज के लीडरशिप का समर्थक बना है, क्योंकि उसके भीतर यह भाव भरा गया है कि आज का जो लीडरशिप है, उसमें 2 बातें हैं। एक तो यह झुकता नहीं है, यह मजबूत लीडरशिप है, बल्कि इसके सामने आज दुनिया झुकती है। यह बात उनका अपना प्रचार तंत्र है, अपना उनका जो मीडिया का इकोसिस्टम है, सोशल मीडिया का इकोसिस्टम है, इसने उन्हें बताया है। और जो दूसरी चीज़, उससे भी काफ़ी पहले से जो ख़ासकर इसका इतिहास तो काफ़ी पुराना है, लेकिन कम से कम जब बाबरी मस्जिद को तोड़ने का अभियान चल रहा था, उस दौर से अगर हम लोग देखें तो एक भारतीय समाज में या हिंदू समाज के एक बड़े तबके में जो एंटी मुस्लिम फीलिंग है, जो भावनाएं होती हैं, उसको काफ़ी ठोस रूप दिया गया है। उसके मन में वो बातें बैठाई गई हैं, जिससे नफ़रत की हद तक देश के लाखों लोगों का ये जनमत है, जो सभी बुराइयों के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम धर्म की जो प्रथाएं हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनको वह दोषी मानता है या उसको लेकर वो एक आक्रोश की भावना रखता है। और यह जो तबका है, यह धीरे-धीरे और भी ज़्यादा, जिसे अंग्रेजी में रेडिकलाइज कहते हैं, रेडिकलाइज होता गया है। ये तबका उस समय
कुछ कम था, आज की तुलना में इसकी संख्या कम थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी अचानक जिन्ना की मज़ार पर गए थे, मीनार पाकिस्तान पर गए थे वहाँ, और वहाँ उन्होंने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इस एक उनके कदम ने कहा जाता है कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने दशकों से जो उनके समर्थक थे, उनको यह बताया था, उनकी पार्टी ने यह बताया था कि जिन्ना भारत को तोड़ने के जिम्मेदार हैं। जिन्ना अकेले ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस देश में विभाजन पैदा किया, उनकी वजह से दंगे हुए, उनकी वजह से लाखों लोग बर्बाद हुए, और अचानक जब वही नेता जिन्ना के को जाकर श्रद्धांजलि देता है तो उनके समर्थक इसे स्वीकार नहीं कर पाए। तो आज यह सवाल यह है कि जब यह बताया गया है कि ये जो मुस्लिम देश भारत के विरोधी रहे हैं, यह मुस्लिम मत ही एक तरह से ऐसा है जिससे कि हिंदू धर्म अपने को खतरे में महसूस करता है या करना चाहिए, क्योंकि इतिहास ऐसा है कि उस धर्म से जुड़े हुए आक्रांता आए, और जो आरएसएस बीजेपी का नैरेटिव है कि भारत लगभग 1000 साल गुलाम रहा, यानी वो मुस्लिम पीरियड को भी उस दौर के रूप में देखते हैं जिसमें कि भारत को गुलाम समझा जाता है। तो आज उन्हीं मुस्लिम देशों के जनमत का ख्याल करते हुए उनके प्रिय नेता की सरकार को जब उनको यह अगर नज़र आ रहा है कि वो सरकार उनकी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रही है, उस पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, इस हद तक कि इसके लिए उसने अपने 2 प्रवक्ताओं को पार्टी से हटा दिया, तो इसे स्वीकार करना उस जनमत के लिए बहुत आसान नहीं रहा है। और यही चुनौती है जो आज हमारी सत्ताधारी पार्टी के लीडरशिप के सामने आया है कि आखिर ये दोनों काम कैसे किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो खबरें फैली सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए, उससे मुस्लिम देशों के जनमत में भारत और आज की सत्ताधारी पार्टी को लेकर एक विरोध भाव पैदा हुआ, और उसके दबाव में आकर वहाँ की सरकारों ने जब अभी बात पैगंबर मोहम्मद पर आ गई तो उन्होंने अपने को रिएक्ट किया। एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भारत सरकार चाहे जो भी सत्ता में है, उसके लिए इसे नज़रअंदाज करना संभव नहीं है, या कम से कम आसान नहीं है। अगर तालिबान की तरह कोई नेता हो या तालिबान की तरह कोई पार्टी हो जो बिल्कुल उस ढंग से शासन करना चाहे, तब बात अलग है। लेकिन एक सभ्य समाज में रहते हुए अगर एक शासक पार्टी रहना है, एक जिम्मेदार पार्टी और जिम्मेदार नेता की छवि रखनी है, तो यह संभव नहीं है कि जब इतनी बड़े पैमाने पर देश किसी सवाल को उठा रहे हों तो आप उसको बिल्कुल उस पर से आंखें फेर लें। हालांकि भारत सरकार ने जो पहले दिन कतर और कुवैत को सफाई दी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ। अगले दिन उसने पाकिस्तान और ओआईसी जो इस्लामिक देशों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, उसको कड़ा जवाब दिया, कड़ी भाषा में जवाब दिया, और उसके बाद जो देशों की प्रतिक्रियाएं आई उसको सीधा नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि बाद में भारतीय अखबारों में ही ये खबर छपी कि नज़रअंदाज किया गया, कड़ा बयान दिया गया, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल से उन देशों से संपर्क भी किया गया और उनके सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश की गई। लेकिन अब कोशिश दूसरी यह है कि ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये कोशिशें समर्थक तबके के लोगों को मालूम न हो, क्योंकि ऐसा होना उनके 2 भ्रम को तोड़ता है। वह पहला भ्रम जो एक स्ट्रांग लीडरशिप का जो इल्यूजन है उसको तोड़ता है। दूसरा जो कि कम से कम मुस्लिम देशों के सामने भारत को कभी भी बचाव की मुद्रा में नहीं आना चाहिए, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, यह जो उनकी सोच है, उनकी सोच के यह खिलाफ जाता है। तो हम ये आज देख रहे हैं कि यह जो पॉलिटिक्स हुई, जिसकी वजह से ऐसे ये जो जनमत बना, और यही जनमत मुख्य ताकत है सत्ताधारी पार्टी की। जब भी चुनाव होते हैं तो ये वो जनमत है जो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की रोजमर्रा की समस्याएं उसके चिंता में नहीं होती हैं। उसकी चिंता में सिर्फ यह होती है कि इस लीडरशिप ने हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाया है, मजबूत देश बनाया है, और जिन लोगों ने हम पर सदियों तक राज किया उसको जवाब दिया है,
एक तरह से उसमें जो प्रतिशोध की जो भावना होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए वो आज उनको जवाब देने की स्थिति में आकर उनको उनकी औकात बताने वाली जो बात होती है उस जगह तक आज वो भारत को ले आया है। अब वह लीडरशिप अगर दूसरे रूप में दिखेगा तो जाहिर है कि उनके लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं होगा, वह नहीं हो रहा है। और इसीलिए जो हमारी सरकार है या सत्ताधारी पार्टी है आज एक मुश्किल में फंसी हुई दिख रही है। यह खबर भी आई कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वो किसी भी दूसरे धर्म के बारे में भड़काऊ बातें न करें। अच्छी बात है यह दिया गया, लेकिन फिर सवाल यही है कि सिर्फ पदाधिकारी नहीं देंगे और जो एक बड़ा इकोसिस्टम है उनका, उसमें जो अलग अलग संगठन हैं उनके नेता देते रहेंगे तो उससे देश का माहौल तो नहीं बदलेगा। तो ये कुल मिलाकर एक जो दुविधा है आज भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडरशिप के सामने, हमने आज उस पर गौर करने की कोशिश की। एक्सप्लेनर के अगले अंक में हम फिर किसी और विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।